So students, how are you? So now continuing with the chapter of current electricity, next we want to discuss what is drift velocity. So क्या है drift velocity? It's the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to direction of applied electric field. बेटा ये कैसे कॉन्सेप्ट आया? नाउ वी वांट टू डिराइव, ये आपको मैं समझाऊंगी. वी वांट टू डिस्कस एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हाउ द चार्ज कैरियर्स फ्लो थ्रू द कंडक्टर. आपने ये एक कंडक्टर ले लिया और इसमें हमने ये लिया है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उस पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि इन स्पाइट ऑफ द लार्ज स्पीड ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ करंट if the two ends of conductor are at same potential. So that means मान लीजिए कि हमने ये potential difference अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है कि मान लीजिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, now that free electron is moving like this, है ना. तो अब वो क्या होगा, मैं इसकी बात कर रही हूँ ड्रिफ्टिंग की. अब वो इधर को गया, अब आगे क्या हुआ कि वो ठीक है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आप मान लो कि स्ट्रेट इधर को जा रहा है. जैसे ये गया, इसको यहाँ कोर ऑफ द एटम मिल गया, उसके साथ कोलिजन हुई, उसने उस कोलिजन से ये इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया पीछे को, यहाँ पर दूसरा मिल गया, तो फिर ये इस, तो दैट मीन्स कि इसका पाथ जो है वो आगे को तो बढ़ रहा है, बट ये एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ. हम इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो हम इसमें ये करते हैं कि n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं n. अब हमने अभी कोई फील्ड की बात नहीं की, तो u1 u2 un ये हम क्या ले रहे हैं? थर्मल वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन है दैट इज ड्यू टू थर्मल मोशन, दैट मीन्स थर्मल वेलोसिटी. तो हमने क्या लिया है कि नेट, और यू कैन से रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेलोसिटीज इज जीरो. जिगजैग मोशन है, ये इस तरह से है बेटा. ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने ये लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने अभी, हम ये कोई फील्ड नहीं है, भूल जाओ इसको कि ये है. तो इसमें अब ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, इस तरह से बन रहे हैं, क्लोज चेन्स बन जाती हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो नेट इज जीरो. जैसा कि क्लास में आप सब बोलते हो अपना अपना और टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता, तो नेट रिजल्ट क्या आता है? जीरो. आप ऐसे ऐसे घूमते जाओ, वहीं पर ही रह जाओगे, तो नेट रिजल्ट इज जीरो. उसके बाद इसको लिख लिया ना, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके बाद क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. तो बेटा जो हर एक इलेक्ट्रॉन है दैट विल गेन वेलोसिटी. क्यों? ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये जो अप्लाई किया, बैटरी लगा दी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है E. तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन कितनी एक्ट करेगी? फोर्स F will be minus E by m. अब पहली बात, नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की मोशन इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन वहां कंपनसेट हो गया. तो एक्सेलरेशन produced in electron will be force divided by mass. तो force is minus E, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? E by m.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ई, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज माइनस ई, तो माइनस का साइन बता रहा है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई बाय एम आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन v1 क्या होगी बेटा, u1 प्लस ए इंटू τ1। ये क्या है, अब यही चीज मैं तुम्हें समझाने जा रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो इस डायरेक्शन में गया, एक्सेलरेट हुआ। उसके बाद उसने आगे जाके उसको कोई कोर ऑफ द एटम मिल गया तो उससे साथ वो कोलाइड कर गया, कोलिजन होगी। कोलिजन से क्या होगा, कुछ एनर्जी उसको दे देगा तो इसके अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये जो टाइम है τ1 क्या टाइम है, वो टाइम जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ। इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसी के दौरान होगा ना वो एक्सेलरेट। सो दैट टाइम इज τ1, ए एक्सेलरेशन उस टाइम के लिए एक्ट की। तो इस तरीके से वो ऐसे गया, फिर आगे को आया, फिर ऐसे गया। सो दैट मीन्स कि वो जो आगे की तरफ मूव तो कर रहा है पर वो सरक रहा है, और वो जो सरक रहा है कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी के साथ, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बेटा इसकी ऐसे बात है, हम आगे को ऐसे चले, बहुत भीड़ है, बहुत रश है, मैं अपना ऐसे आगे जा रही हूँ, आगे मेरे को धक्का पड़ता है, नॉर्मली होता है, तो मैं 6 कदम आगे गई थी, 4 कदम पीछे आ गई उस धक्के की वजह से। फिर मैं आगे को चल रही हूँ, अब मैं आगे फिर गई, फिर धक्का पड़ा, फिर पीछे को आ गई। तो अब हो क्या रहा है, मैंने 6 कदम आगे लिए थे, 4 पीछे चली गई थी, 2 आगे हुए। फिर मैं 6 कदम आगे जाती हूँ, 4 पीछे गई, तो मैं फिर आगे कितने कदम बढ़ पाई, 2। तो मैं 6 और 4 नहीं कहूँगी, 2 ही गिनूंगी ना, तो मैं आगे को सरक रही हूँ। सो दैट इज द इन दिस केस। तो इसलिए पहली चीज तो उसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई। अब हम उसको जब मैथमेटिकली लेना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट हम कह रहे हैं कि व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, थर्मल वेलोसिटीज है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो उनका रिजल्टेंट सम 0 है। और उसके बाद जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो उस इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गई है, उस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन इतनी है, कितनी देर के लिए एक्सेलरेट होगा, जब तक कि वो कोलाइड नहीं करेगा, तो उसमें उसकी ये वेलोसिटी आ गई। इसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन की v2 दैट विल बी u2 प्लस ए इंटू τ2, और इसी तरह nth की बन गई vn दैट इज un प्लस ए इंटू τn। तो यहाँ से फिर जब इंडिविजुअल वेलोसिटीज इस तरीके से आ गई बेटा, तो आपके पास अब इन सभी की जो एवरेज है दैट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब vd क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस 1 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या बन गया, u1 प्लस ए τ1 u2 प्लस ए τ2 प्लस 1 अप टू un प्लस ए τn डिवाइडेड बाय n। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, u1 u2 प्लस 1 अप टू un बाय n, प्लस इसमें ए हर एक में कॉमन है, निकाल लूँ, तो इट इज τ1 प्लस τ2 प्लस 1 अप टू τn बाय n। तो ये अब आ गया 0 a एंड दिस इज व्हाट, सभी रिलैक्सेशन टाइम का सम लेके डिवाइड किया तो दिस विल बी एवरेज मीन वैल्यू। बनी कि नहीं बनी, तो आपके पास बना बेटा vd इज इक्वल टू a। तो पहले तो
अब आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ आना चाहिए कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेजली है ना, with which free electrons in a conductor get drifted, सरक रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, in a direction opposite to the direction of applied electric field. तो ये उसकी मैकेनिज्म बन गई। और अब जो मैंने ड्रिफ्ट की बात मैं बार बार कह रही हूँ, सरक रहे हैं, तो यू शुड नो कि इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है that is of the order of 10 raised to power -4 मीटर पर सेकेंड, जबकि याद है हमने थर्मल वेलोसिटी कहा था कि वो 10⁻³ मीटर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, लेकिन सरक वो इस वेलोसिटी से रहा है। ठीक होगी बात। अब आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी and relaxation time, derive the relation between the two. क्या क्वेश्चन आया? Define drift velocity and relaxation time and derive the relation between the two. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जैसे हमने डेफिनेशन दी, तो अब रिलैक्सेशन टाइम की क्या डेफिनेशन आ जाएगी? रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन तो क्या कहोगे? इट इज द average time, it is the average time between two successive collisions suffered by the electron, suffered बाय इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा कि मैं तो अच्छी वाली चल रही थी, 6 कदम मैं आगे गई, जब मैं दूसरे बंदे से टकराई, धक्का पड़ा, कोलिजन हुई, तभी मैं पीछे को आई, तो वो चीज़ है। तो जितनी देर को मैं आगे चली फिर पीछे आई, तो नेट कितना बना? 2। तो ये है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद रिलेशन जो हमने निकाला है वो क्या बन गया? VD इज इक्वल टू ए टॉ। अब आपको पता है A इज -e/m इंटू टॉ। सो दिस इज द रिलेशन जो कि वेक्टर रिलेशन है। अब इसमें नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आप देखिए कि जो आपने कंडक्टर लिया था, आप अगर ये लिखते हो कि V इज द potential difference applied across the two ends of conductor and L is length of the conductor. L आपने क्या ले लिया? लेंथ ऑफ कंडक्टर। V ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो आपके पास बेटा E क्या बन जाएगा? दैट विल बी V/L। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लें तो वो फिर क्या बन गया? E/v/m/L इंटू टॉ। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो E और M तो कांस्टेंट है ना, और उसके बाद आपके पास ये आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। अब बताओ, अगर भीड़ ही नहीं है तब तो आप आराम से चलते जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतने कोलिजन्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू उतनी कम आएगी। तो ये हमारे पास था अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी
expression of drift velocity, how current flows through conductor, and how this drift velocity depends upon applied electric field. Now next we want to derive relation between current and drift velocity. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें बेटा हमने इस तरीके से ये कंडक्टर लिया, L हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, N हम इसमें ले A ये वाला, तो ये क्या है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब A इंटू L आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब इसके अंदर चार्ज कार्रियर्स क्या है, किसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह रहे हैं N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये टोटल वॉल्यूम है, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर, कि टोटल कितने फ्लो कर रहे हैं। ये देखो ना बेटा कि अगर आप इतना ये ले रहे हो, मान लो ये तुम dl ही लेंथ ले रहे हो, तो इसका वॉल्यूम a इंटू dl हो गया। तो a इंटू dl में ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या लोगे अब, n पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम, दैट इज a इंटू l। और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसके बराबर है, E के बराबर है। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, तो एक एंड से दूसरे एंड तक बेटा कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो Q दैट विल बी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ हम माइनस हीलिंग लिखेंगे बिकॉज दैट विल गिव अस द आइडिया दैट इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। तो ये टोटल चार्ज आ गया। अब इसके बाद हम कहते हैं कि इफ t is the time taken by electrons to move from one end of conductor to other end, from one end of conductor to other end। ये देखो ना बच्चे, आप बात देखिए ऐसे कि जब हम करंट की बात कर रहे हैं, हमने ये कंडक्टर ले लिया, ये L लेंथ है, तो करंट का फ्लो कब होना है, जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं अप्लाई किया। ठीक है ना, तो इसमें अब कितना ये करंट है, ये I जो करंट की बात आप कर रहे हो, इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इस एंड से इस एंड तक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जो टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज t सेकेंड्स। तो इसका मतलब कि चार्ज जो फ्लो कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, वो t टाइम में, तो करंट क्या हो गया, दैट विल बी q बाई टी E n a l बाई टी। तो इट इज E n a l बाई टी। L ये टोटल डिस्टेंस है जिसको कवर करने के लिए t टाइम लगा, तो व्हाट विल बी L बाई टी। हाँ जी, क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट्स वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू E n a v d। So the relation between current and drift velocity is, that is I is equal to E n a v d। इसमें अब याद रखना है कि इसमें जो I है
that is the current, E is the charge on electron, N is number of free electrons per unit volume, A is area of cross section of conductor, and Vd is the drift velocity. अब हम इस रिलेशन को, अगर करंट को, now further we want to derive relation between current and potential. अब ये देखो कि जब आप ये ले रहे हो तो आपने जब इस तरीके से लिया तो ये दो एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है v और l इसकी लेंथ है. तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनी थी, भूल गया, नहीं कहा, इसको याद रखो, a इज e by m है ना, इनटू टॉ, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, a इंटू टॉ. a क्या है, एक्सेलरेशन, विच इज e by m, और e मतलब, तो ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था. अब आप इसमें पुट कर दो तो I क्या बन गया, ई एन ए इंटू वी डी. वी डी कितना बन गया, ई बाय एम इंटू टॉ, और यू कैन से ई वी बाय एम एल इंटू टॉ. ठीक हो गया. तो आपके पास ये बन गया I इज इक्वल टू ई स्क्वेयर एन ए, ई और ई स्क्वेयर एन ए अपॉन एम एल टॉ इंटू वी. ये देखो बेटा, ई इंटू ई स्क्वेयर आ गया, एन आ गया, ए आ गया, टॉ आ गया. ठीक है, और नीचे एम एल है इंटू वी, और यू कैन से दैट वी इज इक्वल टू एम ई स्क्वेयर एन एल बाई ए इंटू आई. ये देखो मैंने क्या किया, ई स्क्वेयर, ये इसको ऐसे किया है, चलो आपको नहीं पता लगा, दोबारा लिखते हैं कि अब मैं v को इधर लेके जाना चाहती हूँ, तो v बन गया एम एल आई अपॉन ई स्क्वेयर एन ए टॉ. तो यानी कि आप इसको लिख सकते हो m अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ एल बाई ए इंटू आई. ऐसे देखो बन गया ना, एम एल आई ऊपर, एन ई स्क्वेयर टॉ ए नीचे. अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये क्या बन गया, देखिए बेटा, पहले इसको देखो, मैंने इसको क्यों अलग किया, m अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ. m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल कांस्टेंट है. उसके बाद n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विच विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर. जैसे हम कहते हैं इसमें ये जो कंडक्टर है ये ज़्यादा अच्छा है, इसकी कंडक्टिविटी उससे कम है, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स पे, चार्ज कैरियर्स पे, एन पे. और टॉ रिलैक्सेशन टाइम, वो भी नेचुरली अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा. इसका मतलब कि m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर या उसकी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर. क्योंकि अगर हम मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि थर्मल एजिटेशन इंक्रीज हो जाएगी. और अब L और A क्या है, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो अब अगर हम फिजिकल कंडीशंस कंडक्टर की कांस्टेंट कर दें, हम उसकी डायमेंशंस को कांस्टेंट कर दें, तो ये क्या हो गया, फैक्टर कांस्टेंट हो गया. जैसे मैंने ये कंडक्टर ले लिया, इसकी लेंथ फिक्स है, इसका एरिया फिक्स है, एन फिक्स है, टॉ फिक्स है, तो क्या है, V is directly proportional to I. And what is this? क्या है ये, ओम्स लॉ. तो इसका मतलब कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि you derive relation between current and drift velocity, and from that relation you get the derivation of Ohm's law. किसकी डेरिवेशन निकालनी, ओम्स लॉ की. क्या बनेगी,
potential applied across two ends of conductor is directly proportional to amount of current flowing through it, provided physical conditions and dimensions of conductor remains the same. Clear? So now about Ohm's law we will discuss tomorrow. Thank you.